नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। और रण क्षेत्र आज हम एक साथ लेकर के आए हैं आपके साथ, क्योंकि रण क्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं उस साजिश की, उस गहरी साजिश की जिसके लिए हिंदुस्तान की आत्मा, सनातन का सम्मान, भगवा के चरित्र और सेना की वर्दी पर दाग लगाने की कोशिश की गई है। राष्ट्रवाद की विचारधारा को राष्ट्रद्रोही आतंकवाद से रिप्लेस करने की साजिश की गई है। सनातनी हिंदुओं को गद्दार साबित करने के लिए साजिशें रची गई। इस गहरी साजिश में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार की पूरी मशीनरी को लगा दिया गया था। जिस ब्लास्ट को आधार बनाकर इस पूरी साजिश की कहानी को रचा गया था और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्यूह की रचना की गई थी, वो ब्लास्ट 8 सितंबर 2008 को करवाया गया। ब्लास्ट हुआ की बजाय मैं ब्लास्ट करवाया गया बोल रहा हूं, और ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज 17 वर्षों के इंतजार के बाद जब इस ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस ब्लास्ट का असल अपराधी कौन था, जिसे बचाने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और भगवा वस्त्रधारी साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश शिवाजी उपाध्याय, अजय एकनाथ रहीरकर, समीर शरद कुलकर्णी, सुधाकर ओंकार चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी के खिलाफ साजिश रच उन्हें ब्लास्ट में आरोपी बनाया गया। झूठे आरोप को सच साबित करने के लिए झूठे सबूत जमा किए गए। झूठ को कबूल कराने के लिए आरोपियों के साथ बर्बरता की गई। हैवानियत की हद से बाहर जाकर यह बर्बरता की गई। लेकिन झूठ कितनी भी सफाई से बोला जाए, कितनी भी मजबूती से उसे गढ़ा जाए या बनाया जाए, सच के एक हथौड़े से वह ध्वस्त हो ही जाता है। और वही सच का हथौड़ा आज एनआईए कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट पर फैसला सुनाते हुए दिया गया और मारा गया। 17 वर्षों से झूठ के सबूतों और बयानों को आधार बनाकर तैयार किया गया किला एक झटके में ध्वस्त हो गया। भगवा आतंक की थ्योरी को स्थापित करने के लिए गहरी साजिश रची गई थी, वह ध्वस्त हो गई। आरोपियों को बरी करने के क्रम में एनआईए के विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं होने पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने अपराध को साबित करने के लिए जांच एजेंसी ने जो थ्योरी गढ़ी थी, कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया और सभी के सभी आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम वो भी चर्चा करेंगे और अपने प्रोग्राम में आपको हमने पूरी जो 17 वर्ष की जो पूरी कहानी है इस एनआईए के जांच की, उस पूरी कहानी को भी हम अपने एक पैकेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन थे और आज जो फैसला आया है एनआईए कोर्ट का, उस कोर्ट के फैसले आने के पहले अमित शाह जी ने राज्यसभा में कल इस बात के संकेत दे दिए थे कि फैसला क्या आने वाला है। सबसे पहले एक रिपोर्ट हम देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है अमित शाह जी ने कल जो राज्यसभा में कहा था वो बयान भी सुनाएंगे। उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है, दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं, उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनाएंगे। और उसके बाद सोशल मीडिया पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और पूरी साजिश, और यह जो पूरी साजिश हुई है और 17 वर्ष के इस कहानी में सुदर्शन ने जो पीड़ा झेली है, क्योंकि सुदर्शन ही एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने साध्वी प्रज्ञा और मालेगांव ब्लास्ट में जो भगवा आतंक को लेकर के थ्योरी रची जा रही थी, उसके खिलाफ झंडा लेकर के बुलंदी के साथ जो सीना तान के खड़ा था वो केवल सुदर्शन न्यूज ही था। और सुदर्शन न्यूज को इन 17 वर्षों में क्या क्या झेलना पड़ा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट जो हमने इस फैसले और इस 17 साल के जो इंतजार के बीच में हमने बनाए हैं, उस पर आधारित ये रिपोर्ट है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे, फिर मेहमानों से भी परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ये बात 17 साल पहले की है। तब कांग्रेस केंद्रीय सत्ता में थी। देश का हर हिस्सा आए दिन कहीं न कहीं इस्लामी आतंकवाद की विभीषिका झेल रहा था। बात वोट बैंक की थी, इसलिए मूल समस्या का कोई प्रभावी समाधान नहीं निकाला गया। लेकिन दिखाने के लिए कुछ तो करना ही था और किया भी गया। पाप को पुण्य से, धर्म को अधर्म से, न्याय से अन्याय को जोड़ दिया गया। तुष्टीकरण की फैक्ट्री में एक समानांतर शब्द गढ़ा गया। इस शब्द का नाम था भगवा आतंकवाद। फैक्ट्री का माल बाजार में लाना था, ये जिम्मेदारी मिली सुशील कुमार शिंदे। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं।
इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। ये बेमेल शब्द आते ही हंगामा मचना था और मचा भी। विरोध हुए, लेकिन कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। सत्ता उनकी थी, NIA ठाठे गए। ये नाम कोई सामान्य लोग नहीं थे, कोई साधु था, कोई साध्वी, कोई भारतीय सेना के राष्ट्रभक्त। देश के अलग अलग हिस्सों से पूरी तैयारी के साथ अलग अलग लोगों को उठाया गया। उन्हें जल्लादों को भी मात देने वाली प्रताड़ना से गुजारा गया। किसी के आगे श्रीमद् भगवत गीता फाड़ी गई तो किसी को अश्लील वीडियो दिखाई गई। बर्फ की सिल्लियों पर इन्हें लिटाया गया और बेहोश हो जाने तक पीटा गया। दिल्ली के आकाओं के इशारे पर हो रहे टॉर्चर का एक ही मकसद था, भगवा वस्त्र वाले सारे आरोप कबूल कर ले और भगवा आतंकवाद का सिद्धांत एस्टैब्लिश हो जाए। कोई पुलिस, लेडी पुलिस कांस्टेबल नहीं थी उसमें। ये सब जेंट्स ही लोग मुझे लेके गए और मुझे ऐसा भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हैं या मुझे ऐसे गोपनीय तरीके से अपहरण करके लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं गई वहाँ, लेकिन वहाँ का दृश्य देख के तो बड़ा भयावह था। उन्होंने वहाँ पहले से ही इतना माहौल बना के रखा था, इतना फोर्स था और ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी अपराधी हूँ। और उन्होंने बुरी तरह से मुझे कैप्चर कर लिया, पूरा घेर लिया। उसके बाद 13 दिन तक गैरकानूनी रखा और अगले दिन सुबह ही उन्होंने प्रताड़नाएं शुरू कर दी। मुझे ये तक समझ में नहीं आया कि ये पीट क्यों रहे हैं। हाथ घुसे बेल्ट से तो इतना मारा गया कि हाथ फूल जाते थे। ऊपर से जंप कराया गया, ऊपर टांगे ऊपर करके हमें लटकाया गया। करंट आपको उल्टा टांगा गया? जी, उल्टा टांगा गया। वो पानी से नहलाया गया, ठंडे पानी से AC चलाया गया। उंगलियों में करंट उसमें दिया गया, हाथ में, पैरों में। इसमें हमारे एक सह आरोपी को उल्टा करके उसके पिछवाड़े में पेट्रोल डाला गया, जलाया गया ताकि वो ठीक से बैठ भी ना सके, अपना क्रियाकर्म भी ना कर सके। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस में फंसाने की कोशिश शुरू की। उसका एक बड़ा मामला आज आया है जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, न कोई बाकी नंबर है। और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया और जबरन स्टेटमेंट दिया गया। ये वो समय था जब वामपंथी, सेकुलर और जातिवादी लॉबी कट्टरपंथियों के साथ गलबैयां कर रही थी। सब मिलकर खुशी मना रहे थे, वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो रहे थे। आज अचानक राष्ट्रवादी बना मीडिया का बहुत बड़ा धारा भी उस समय साध्वी प्रज्ञा को डायन बताकर हेडलाइन के साथ ब्रेकिंग न्यूज भी चला रहा था। इतने विपरीत समय में भी पहले दिन से और आज न्याय के दिन तक साजिश में फंसाए गए हिंदुओं के साथ अगर कोई सीना ठोक के खड़ा रहा तो वो सुदर्शन न्यूज था। हमारे पास सीमित संसाधन थे, हमारी आर्थिक स्थिति भी डामाडोल थी, फिर भी हमने लगातार शो किए, धारा के विपरीत जाकर सच के साथ खड़े रहे। दुनिया को बताया कि भगवा आतंकवाद का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हमें पीड़ितों ने तब प्रताड़ना का वो दौर भी बताया जिसे सुनकर मानवता भी सिहर उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो थी उन दौर की कहानी, 17 वर्षों की कहानी। और जिन पीड़ितों को अभी हमने दिखाया थोड़े से, उसकी पूरी बाइट, उसका पूरा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे। रात 10 बजे वो दिखाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे। और जितने लोग इसमें शामिल थे उन सारे किरदारों से हमने बात की है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले अमित शाह जी ने कल राज्यसभा में जो कहा था, जो संकेत दिए थे, उसको एक बार सुनते हैं। मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं?
क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। फिर भी हार गए। पूरी साजिश जो आपकी नाकाम हो गई। आज जो फैसला आया उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 17 वर्षों तक जो आरोप झेल रहे थे जो आरोपी, 9 वर्षों तक जिन्होंने बिना किसी गुनाह के, बिना किसी दोष के जेल काटी, उन सब की प्रतिक्रियाएं भी आई। क्योंकि आज जब एनआईए कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था तो ये मैंडेटरी था कि सभी आरोपी जो है वो जेल में वहाँ पर रहें, ताकि अगर फैसला इनके विपरीत जाए तो इन्हें सजा के लिए जेल भी भेजा जा सके। साथ के साथ जो आरोपी थे वो एनआईए कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन जब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया उसके बाद उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो भी हमने कैच की, वो आपको हम दिखाते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जब कोर्ट फैसला सुना रहा था, जब उसने बरी किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू भी हमने देखे हैं। पहले देखते हैं पीड़ित की जो प्रतिक्रिया है फैसला आने के बाद, उसके बाद इन फैसले पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको सुनाएंगे। बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष निकलो और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। शायद विश्व के इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें किसी महिला को बिना किसी अपराध को देखे हुए, साबित किए हुए, अपने मन से ही मनमाने ढंग से प्रताड़ना दी गई। और इतनी प्रताड़ना कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। वो जिन्होंने झेला है वही जानती हैं, और उसका प्रमाण है कि फिजिकल फिट लड़की, फिजिकल ट्रेंड लड़की, सीपीएड बीपीएड की हुई लड़की, और बाद में सन्यासी, फिजिकल टीचर रही हुई, ऐसा एक शरीर आज चलने फिरने को भी सोचना पड़ता है, चलने फिरने के विषय में। कमी तो हमको खलेगी, परंतु प्रेरणा भी देगी। देह निष्ठा के लिए कैसे समर्पित हो जाता है और कैसे परिश्रम किए जाते हैं, उसका एक आदर्श ही उनके जीवन के कारण, हम सब लोगों के कारण है, सामने है। उन्होंने देहदान किया है। हम सदगति तो उनकी तपश्चर्या के कारण उनका अधिकार है। उस सदगति को हम सब लोगों को धैर्य मिले, इतनी प्रार्थना हमें। एक उन्होंने आदर्श साबित किया देह दान करके, इसको क्या कहेंगे आप? इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, कृति ही बोलती है। प्रमिलाताई गेल्या आमच्या डोक्यावरचं छत्र हरपल्यासारखी भावना आमची झाली। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को, और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए, सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। शुक्रिया कोर्ट को। न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साधुवाद देते हैं।
भगवा आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस की पूर्व की सरकार ने लगातार हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का काम किया, हिंदू संगठनों पर कहर ढाने का काम किया, हिंदू नेताओं को जेल में बंद करके फर्जी मुकदमे लगाने का काम किया। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो चुका है और अब इस कांग्रेसी नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को और उस वक्त के गृह मंत्री सम्मानित चिदम्बरम साहब को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ। कोई प्रज्ञा में रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। हमें बहुत अच्छा लगा कि जो निर्दोष है, हम पहले से ही कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष है, लेकिन 17 साल तो केस की फाइट करनी ही पड़ी हमें। तो आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और हम खुश हैं इस फैसले से, क्योंकि हम पहले से ही निर्दोषी थे और निर्दोषी रहे। ये 17 साल जो हम पे गुजर गई है ना, तो ये शब्दों में भी मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बहुत शब्द भी कम पड़ेंगे, क्योंकि हमारी तो आर्थिक आप देखिए, काल भारत की माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन में बताया था कि हिंदू बाय फिलॉसफी, हिंदू कैनॉट बी टेररिस्ट, बिकॉज हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता में कभी भी और या कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कभी भी टेररिज्म को एनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को एपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। मेरे लिए ये हमारे लिए अपार संतुष्टि का बात है। सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है, धर्म आतंकवाद का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है। ये जो शब्द गढ़ा गया, ये शब्द गढ़ा किसने? तत्कालीन गृह सचिव आरके सिंह ने। आरके सिंह को 10 साल मंत्री और सांसद बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ बिठा के रखा, एनडीए की गवर्नमेंट में रखा, मोदी जी की कैबिनेट का हिस्सा रखा। तो क्या ये उस शब्द को गढ़ने का रिवार्ड था भारतीय जनता पार्टी द्वारा? पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ये फैसला है, न्याय नहीं है। इतने लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, और जिन्होंने तो किसने किया फिर ये? अभी किसने किया? पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ करके भेजा था, फिर ये किसने किया? हालात कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आगे कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में आगे जाकर के इसकी समीक्षा हो, लेकिन ब्लास्ट हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद का चेहरा कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार है। सबूत मिले वहां पे, तथ्य मिले वहां पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार, देखो न्यायालय के सामने तमाम बातें होती निर्णय के समय, एविडेंस होता है, सरकमस्टांसेस होती हैं, तो उसके आधार पर हमारी न्यायपालिका निर्णय देती। हमें अपने देश की न्यायपालिका पर गर्व है, गौरव है। तमाम ऐसे फैसले दिए हैं जो राष्ट्र हित में दिए हैं, संविधान सम्मत दिए हैं, और ऐसे फैसले दिए हैं जिस फैसले के द्वारा इस देश में जो
अनेकता में एकता का सूत्र है बड़ा मजबूत हुआ, आपसदारी बढ़ी है, भाईचारा बढ़ी। जो भी रहे हों, कितने भी रहे हों, हमने कह दिया है कि न्यायालय जब फैसला कोई सुनाता है तो वो एविडेंस के आधार पर, सरकमस्टांसेस के आधार पर। अब पत्रावली में, फाइल में जो न्यायालय के सामने थी, उसमें क्या कमी रही, क्या कमजोरी थी, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते और न्यायपालिका पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। निश्चित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये धर्म का नहीं होता। हिंदू आतंकवादी कैसे? हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं, इतिहास देख। तो हिंदू आतंकवादी और भगवा टेरर की जो थ्योरी गढ़ी गई थी, उस थ्योरी को ध्वस्त कर दिया गया इस फैसले के द्वारा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जिसने ये थ्योरी गढ़ी थी उसको भी सजा मिलेगी? जिसने 17 साल जेल में गुजार दी, जिसने 17 साल यातनाएं सही, क्या उनका वो समय, वो 17 साल वापस आएगा? और सबसे बड़ी बात ये कि ब्लास्ट अगर हुआ था तो आखिर उसका आरोपी कौन था, आखिर उसका दोषी कौन था, ब्लास्ट करवाई किसने थे? इसमें भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ अमितोष पारिक हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। तनु जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर। शशिकांत शर्मा जी हैं हमारे साथ, बजरंग दल के प्रवक्ता के तौर पे। और संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। और चर्चा की शुरुआत मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जो तनु हैं उनके साथ करना चाहूँगा। तनु, सबने देखा, शुरू से देखा, आपके नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा है कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट किसी ने तो करवाया होगा। तो ब्लास्ट किसने करवाया, तो ये तो सवाल आपसे पूछे जाने की सरकार आपकी थी। अगर जिसने ब्लास्ट करवाया उसको पकड़ के नहीं, आपने दूसरे को पकड़ के 17 साल लगा दिए और इन 17 साल में सबूत भी नष्ट हो गए जो असल आरोपी थे। और जो असल आरोपी थे या तो भाग गए या छुप गए और निकल गए कहीं। तो इसका आरोप भी तो आप ही पे लगा चाहिए। सवाल पूछने का अधिकार कांग्रेस को तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं आपको बता देती हूँ, एटीएस हो चाहे एनआईए हो, उन्होंने निष्पक्ष जांच की थी और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आ गया या अन्य लोगों का नाम आ गया। उनकी जांच जब हुई, जांच में उन लोगों के नाम सामने आए, उन पर कड़ी कार्रवाई हुई। कांग्रेस कार्यकाल था, कांग्रेस ने उस पर बराबरी से काम किया, कांग्रेस ने उन लोगों को जेल भेजने का काम किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं करते। तनु, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। तनु, सबसे पहले जान लो आप लोग कितना सीरियस हो इस इतने बड़े मामले पे। पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, एनआईए कोर्ट का फैसला है। अब बताएं। जी आगे बढ़िए। हाँ ठीक है। एनआईए कोर्ट ने जो फैसला लिया है उस पर साफ तौर पर कहा गया है कि जो हमला हुआ वो हमला वाकई हुआ था, लेकिन उसके दोषियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं है। तो ये एनआईए एजेंसियों का सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। क्या दबाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी सीबीआई एनआईए पे इस तरीके से, ताकि उन लोगों को बरी किया जा सके? तो भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि अगर आप भगवा पहन लेते हो तो आप आतंकवादी नहीं हो सकते। लेकिन हम आज भी यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भगवा धारण कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी नहीं हो सकता, वो आतंकवादी हो सकता है। तो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है जनता के बीच में। और ठीक है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अमितोष पारिक जो हाथ उठा रहे हैं भगवाधारी हैं, और अमितोष जवाब देंगे आपको। अपने भगवा पे सवाल उठाया है, कोर्ट के फैसले के बाद भी उठाया है। जी अमितोष, जवाब दें इन्हें। आज दिन भर से सदन के बाद या जब भी कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी के लोग और अन्य विषय में जब भी मीडिया उनसे पूछता रहा तो वो इस सवाल से बचते रहे। और उन्होंने इस सवाल से कन्नी गाड़ी। क्यों? क्योंकि जो एक नैरेटिव उन्होंने 2007 में एक ऑफिशियल प्रोपोगेटा हिंदू अगेंस्ट टेरर का चालू किया था, वो आज सबके सामने एक्सपोज हो गया न्यायालय की प्रक्रिया से, संविधान के अंतर्गत में रहते लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। लेकिन आज जो आपके कांग्रेस प्रवक्ता बैठी, उन्होंने शायद सारे ही प्रवक्ता और अपने शीर्ष नेतृत्व की बात को डिनाई करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति भगवा पहन लेता है तो वो आतंकवादी हो सकता है। लेकिन कोई आदमी अगर नाम पूछकर, धर्म पूछ के पहलगाम में 25 जनों को मार देता है तो इनकी प्रियंका गांधी वाड्रा उसको हिंदू ने कहने में शर्माती है, लेकिन भारतीय कहती है। जिनकी छाती बाटला एनकाउंटर पे रोती है और पड़ती है, उनकी छाती कभी भी हिंदुओं के लिए नहीं पड़ सकती। ये इनका चरित्र और इनका नैरेटिव है। लेकिन देखिए, एनआईए और एटीएस की बात कर रही थी,
मैं इनसे आपके माध्यम से सवाल करता हूँ। एनआईए एटीएस के अंदर में कोर्ट ने आज एनआईए ने कहा 3 बातें कही। पहली, जिस मोटरसाइकिल का ये केस लेते हुए आ रहे थे उस मोटरसाइकिल का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से कोई डायरेक्ट एविडेंस सामने नहीं आया। तीसरी बात यह है कि 50 से ऊपर विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए थे और हॉस्टाइल विटनेस ने कहा कि किसी भी तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित का कोई भी ना तो कॉन्स्पिरेंसी या साजिश में कोई पार्ट आया। चौथी बात यह आती है कि मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में जब एटीएस की बात आई है तो 2017 के अंदर में इंस्पेक्टर नाम है उनका महबूब अब्दुल करीम मुजावर, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में इनको पता होगा कांग्रेस को, क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति सही बात बोलता है तो इनके कार्यकाल में वो सस्पेंड ही हो जाता है या प्रमोट नहीं होता। जिस तरह से अयोध्या का मंदिर का फैसला हुआ था ताला खोलने का, तो भी जज को फैसला प्रमोशन नहीं दिया था और इसमें इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। उनका कंफर्म करा गया था वीडियो के द्वारा दैट एटीएस टीम हैज प्लांटेड आरडीएक्स टू फ्रेम पुरोहित एंड साध्वी एज एन अक्यूज्ड। ये कौन थे? ये वो इंस्पेक्टर थे। आरवीएस मनी जो थे, जिन्होंने किताब लिखी, अंडर सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कांग्रेस कार्यकाल यूपीए गवर्नमेंट के अंदर में, उनकी किताब है आरवीएस मनी हिंदू टेरर, उसका पेज 106 पे उन्होंने लिखा है। आप सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हैज ऑलवेज, दिग्विजय सिंह हैज ओपनली नेम्ड हिमसेल्फ एज इट्स सेफ्रन टेरर। क्यों भाई? लेकिन स्वामी अस्मिनानंद मक्का मस्जिद ब्लास्ट के अंदर में मुकेश जी एलईटी का कनेक्शन आता है, लेकिन स्वामी अस्मिनानंद को अरेस्ट कर लिया जाता है 2018 में, कोर्ट छोड़ देता है। ठीक वैसे जैसे 2017 में कोर्ट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बेल देते हुए कहता है कि देयर इज नो प्राइमा एविडेंस केस अगेंस्ट हर। मुझे लगता है सेफ्रन टेररिज्म के नाम पे बात करने वाले लोग 26/11 का कोट कर देता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता इस पे जवाब दे। 26/11 के ऊपर में एक फॉर्मर आईएएस चीफ नेम है बीएस धनो had categorically pointed out that Congress led UPA government had rejected a proposal of their air force to strike Pakistan terrorist camps after 26/11। क्यों? क्योंकि चुनाव है। 26/11 आरएसएस एक साजिश की बुक को प्रमोट करने में लग रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि देश में चुनाव होने थे। ये भी कहा गया था कि देश में चुनाव होने हैं, वोटर जो है वो बुरा मान जाएंगे, इनके जो मुस्लिम वोटर हैं वो बुरा मान जाएंगे पाकिस्तान पे अटैक अगर करती है सरकार तो ये तो आपकी सोच थी, आपकी पार्टी की सोच थी तनु। और अब जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे पास बजरंग दल के जो प्रवक्ता हैं शशिकांत शर्मा जी, मैं इसके पास। शशिकांत शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया इस पे आप क्या करेंगे? जिस तरीके से आज जीत हुई है, कहते हैं कि भगवा की जीत हुई है, सारे साथ के साथ जो आरोपी जो हैं वो बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, और जो भगवा आतंक का नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की गई थी वो भी ध्वस्त हो गया है। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जी, सबसे पहले मैं उन सभी वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं और पूरे सनातनियों को आज पूरे बैंगलोर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से सबको मुंह मीठा करवाता हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुंह मीठा करवाता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है, दिवाली के पहले की दिवाली है ये। मैं प्रज्ञा ठाकुर जी को बहुत पहले से जानता हूं, तब से जानता हूं जब वो पूरी तरह से दर्द से कहरा रही थी, चोट से ग्रसित थी, परेशान थी, अंग्रेजों के जुर्म से परेशान थी, बोल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, 2 कदम चल नहीं पाती थी। मैंने उनको भोपाल में जाकर हॉस्पिटल में उनकी हालत को देखा, किस तरह से उन पर अत्याचार किया, एक महिला को किस तरह से अत्याचार किया। एक अधिकारियों ने, वो भी पुरुष अधिकारियों ने, महिला अधिकारियों ने नहीं किया, बिल्कुल पुरुष अधिकारियों ने महिलाओं को प्रताड़ित किया और सारी हदें पार कर दी। ऐसी हदें दुनिया में शायद वो तालिबान भी नहीं कर सकता जो हदें इन लोगों ने पार की थी। टॉर्चर किया गया, जूतों के केवल अपने झूठ को सच साबित करने के लिए टॉर्चर किया गया। और इस लड़ाई में प्रज्ञा ठाकुर जी की इस लड़ाई में और भगवा आतंकवाद सिर्फ इसलिए कि प्रज्ञा ठाकुर से 2 शब्द ये कह दे कि हाँ ये ब्लास्ट हमने करवाया, उसके लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद बेल्ट से मारना। जब वो जो अधिकारी था, उनका नाम मैं नहीं पता, परमवीर जब टॉर्चर रूम में जाते थे तो उनके अधिकारी को पूछते थे, अबे सालों तुम लोग को मारना नहीं आता है, पुलिस की नौकरी करते हो, हटो तुमको मैं मार के दिखाता हूं। मोटे बेल्ट लेके, हाथ में ग्रिप लेके बीच में बैठा के प्रज्ञा ठाकुर को मारा करते थे आदमी, और ऐसे गोल चक्री बना के बीच में बैठा के फुटबॉल की तरह मारते थे वो आदमी। इतना अत्याचार किया, गंदी गंदी तस्वीरें दिखाते थे, गंदी गंदी वीडियो दिखाते थे। ये कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है तनु। अरे तनु, आपको अंदाजा होना चाहिए कि औरत पे किस तरह से जुल्म किया हुआ है और आप उसका पक्ष ले रही हैं। आपको तो औरत का एहसास होना चाहिए था।
बिल्कुल ठीक है तनु, मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं संदीप मिश्रा जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत वापस आएंगे। चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे बहुत कुछ हमारे पास दिखाने के लिए, जो दूसरे सोशल मीडिया पे या दूसरे चैनल पे आप नहीं देख रहे हैं, वहां पर हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर भगवा का रंग जो है, भगवा नहीं हरा ही है आतंक का रंग। और चर्चा में हमारे साथ सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। वापस एक बार चलते हैं पैनलिस्ट के पास। अपने तनु बोलना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले एक बार संदीप जी के पास जाएंगे। संदीप जी, आपने इस पूरे मसले को शुरू से लेकर के अब तक देखा हुआ है, और हमने भी इस लड़ाई को शुरू से लेकर के अब तक लड़ा है, और जो प्रताड़ना प्रज्ञा ठाकुर या जो सभी 7 आरोपियों के साथ हो रहे, उसी तरीके की प्रताड़ना जो है सुदर्शन न्यूज के साथ भी हुआ था, और हमें भी जो है आरोपी बनाने की कोशिश की गई, हमें भी इस ब्लास्ट में घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन हम भी वहां पर डटे रहे। और आज इस फैसले के आने के बाद जो है, जितनी खुशी सभी राष्ट्रवादी और हिंदूवादियों में है, सनातनियों में है, उससे ज़्यादा खुशी जो है हम और आप भी महसूस कर रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज NIA कोर्ट में फैसला दिया गया, और जो व्यूह रचना की गई थी, जिस तरीके से चार्जशीट तैयार की गई थी, कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। इसीलिए केवल 1-2 आरोपियों के नहीं, बल्कि सभी के सभी को बरी कर दिया गया। क्या आपको लगता है जो चार्जशीट तैयार की गई थी वो झूठ की बुनियाद पे था, शक की बुनियाद पे था, इसीलिए वो न्यायालय में ठहर नहीं पाया? देखिए मुकेश जी, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस केस में बरी हुए हैं। इसके पहले भी 7 एक्यूज जो है बरी किए गए थे, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल। तो चार्जशीट थी, उसमें बहुत ही ज्यादा कंट्राडिक्शन थे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमें समझनी होगी कि इस केस में 2 चार्जशीट दाखिल होती है। एक चार्जशीट जो ATS दाखिल करती है, और उसके 5 साल बाद NIA चार्जशीट दाखिल करती है। ATS अगर चार्जशीट दाखिल करती है और उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंशियल अदालत को नहीं मिलता है, आप सोचिए जिस थियरी को गढ़ने की कोशिश की गई और उनकी सरकार थी कांग्रेस की, उस समय जो चार्जशीट दाखिल की गई, अगर उसमें कोई सब्सटेंशियल चीज नहीं मिली तो फिर NIA कहां से सब्सटेंशियल चीज ले आती? और जब केस में दम ही नहीं था तो अदालत के पास बरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और जो दूसरी बात एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, मैं यहां पे थोड़ा सा जोड़ दूं, संघ, सनातन और सेना तीनों को जो दाग लगा हुआ था उसको आज यहां से मुक्ति मिल गई, और देश में संविधान सुरक्षित है सिर्फ इसलिए कि देश की जनता संघ, सेना और सनातन के भरोसे चल रही है। इसे कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। और आज हमारी बहन फ्री हुई हैं, मुक्त हुई हैं, साध्वी प्रज्ञा और उपाध्याय जी, कुलकर्णी जी, सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस विषय पर जो है। बिल्कुल ठीक है। तनु जी कुछ बोलना चाह रही थी। तनु जी को शायद खुशी नहीं हो रही है, और तनु जी को लग रहा है जो NIA ने जो जांच की थी उस जांच को दबाव में जो है बदला गया। तनु जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों आपको लग रहा है कि ये फैसला सही नहीं है, न्याय नहीं हुआ है? देखिए, उस वक्त जो 6 लोग मृत हो गए थे, 100 के करीब लोग घायल हो गए थे। आप ये सोचिए, उनको न्याय नहीं मिला। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उस वक्त उन लोगों को जेल भेजा था, अगर वो दोषी नहीं तो दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए ना, कि आपने सही आदमी को नहीं, जो सही दोषी था। आप जांच बिठा रहे हैं। अरे आपकी सरकार थी, जब 2008 में आपकी सरकार थी, आपको पता नहीं है? हमने तो दोषियों को भेजा जेल। दोषियों को नहीं, आपने आरोपियों को। दोषी तो कोर्ट तय करता है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कैसे तय कर लिया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तय किया है। अरे तनु जी आपको बेसिक चीज नहीं पता। अरे देखिए, बेसिक चीज की बात मत कीजिए। आपको मैं बता देती हूँ, इन्होंने सदन में भेजे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, तो ये तो पहले से मानते थे कि साध्वी प्रज्ञा। हाँ भाई, बिल्कुल, जिसको पता है। मैं भी पहले दिन से मानता था कि कांग्रेस गलत है, NIA गलत लोगों को चार्जशीट कर रही है, गलत लोगों को आरोपी बनाया गया। तो पूरी दुनिया जानती थी, आपको छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके पूरी दुनिया जानती थी कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर सही दिशा में जाते तो आज आरोपी था, जो सही आरोपी थे उनको पकड़ते आप, तो आज उनको सजा मिल गई रहती। जो मारे गए इस ब्लास्ट में उनको आज न्याय मिल पाता। लेकिन आपने तो 17 साल लगा दिए झूठ को सच साबित करने में, और इन 17 वर्षों में जो असल आरोपी था, जो असल दोषी था, वो निकल गया कहीं। तो आप लोगों ने तो बचाने की कोशिश की ना, ये तो आरोप है आप पे। आप यही सवाल पूछ रही हैं। जांच एजेंसियां थी, उन्होंने जांच की, जिनके नाम आए उनको दोषी ठहराया गया। ये कांग्रेस ने नाम नहीं दिए हैं, तो जांच एजेंसियों ने जो जांच की ऊपर नाम दिए गए। तो बीजेपी बता दे कि कौन आरोपी है, बीजेपी ढूंढना चालू करे।
बिल्कुल आप ढूंढेंगी ना, आप ढूंढेंगी और बिल्कुल ढूंढेगी, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं यही सवाल, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, ये आपको तुरंत महिला होने का सर्टिफिकेट तुरंत क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं आपके ऊपर, आप महिला नहीं, आप देशभक्ति हैं। देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अगर टोपी पहनने वाला भी आतंकवादी है अगर वो बम ब्लास्ट करता है, और भगवा धारण करने वाला भी आतंकवादी अगर वो बम ब्लास्ट करता है। आप कौन से भगवाधारी ने बम ब्लास्ट करवा दिया? देखिए अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट आपको याद होगा, हिंदू लोग थे ऐसे, और आप भगवाधारी की बात करें, अभी आरजेडी पार्टी इसीलिए भगवा पहन के हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है, तो कभी तो भगवा पहनने वाले धर्म को कभी आप कहते हैं कि भगवाधारी सही है, तो आप लीजिए पहले भगवा को बदनाम करने के लिए ही अब मुसलमान भगवा पहन करके अपराध कर रहे हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग पकड़ में आए हैं। चलिए बहुत सारे, अब तो वही है, अब तो मुसलमान भी भगवा पहन करके अपराध करें ताकि भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो है वो एस्टैब्लिश हो। हम लोगों ने तो दर्जनों खबरें चलाई हैं, एक महीने में 2-4 खबरें ऐसी आई जाती है सभी जगह से, जो भगवा पहन करके मुसलमान जो है वो अपराध कर रहा ताकि भगवा बदनाम हो। तो इस तरीके की साजिशें हम लोग देखते आ रहे हैं, और ये नैरेटिव की लड़ाई है। ठीक है मैं धर्म पे बात ही नहीं हो रही है, धर्म पे बात ही नहीं हो रही है। तनु जी आप कहाँ किस दिशा में जा रही है? संदीप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? संदीप जी देखिए, अप्रैल, मैं विक्टिम कार्ड खेलने वालों को जवाब देना चाहता हूं, सीधी सी बात है, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। अप्रैल 2017 में साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिलती है हाई कोर्ट से, और दिसंबर में जाकर के कर्नल पुरोहित को जमानत मिलती है। अदालत क्या कहती है? एटीएस की चार्जशीट में और एनआईए की चार्जशीट में काफी विरोधाभास है। अब बात आती है जब बेल पे मैटर होता है तो अदालत निश्चित ही उस तरफ देखती है कहां पे आरोप गंभीर लगे हुए हैं। तो जब अगर कुछ होता 2011 की चार्जशीट में जिसमें गंभीर आरोप होते तो कर्नल पुरोहित को उस समय बेल ही नहीं मिली होती, और अदालत इस बात से कन्विंस थी कि भाई जब दोनों चार्जशीट में जो विरोधाभास आ रहा है और कोई सब्सटेंशियल चीज निकल के नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में बेल पर पुरोहित जी को छोड़ा जाना कहीं जो है इस तरह से दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अदालत, ऐसा नहीं है कि सेशंस कोर्ट ने केवल बरी किया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों अदालतों से जो है इसमें जितने भी आरोपी थे सभी को समय समय पर रिलीफ मिली है। इसका मतलब ही दिखता है कि 2011 में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें कोई सब्सटेंस था ही नहीं, और जब सब्सटेंस नहीं था तो ये स्थापित होता है कि कांग्रेस एंड कंपनी का पूरा खेल ही यही था कि मालेगांव ब्लास्ट से एक नैरेटिव सेट किया जाए, और वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कहीं जब मुंबई पे हमला हुआ था उसमें भी था कि हमारे जो हिंदू सनातनी हैं उनको अपमानित करने के लिए। आखिर क्या कारण हो सकता है कि कसाब कलाबाबाद पर आया था हाथ पे, क्यों उन सभी के पास हिंदू आईडी थी? और जब मुंबई हमला होता उसके तुरंत बाद दिग्विजय सिंह एक पुस्तक का विमोचन करने जाते हैं जिसका नाम होता है कि आरएसएस की साजिश है ये दंगे जो है, बम ब्लास्ट जो है। तो पूरी तरह से जो टूल किट था एक तरह से कहें कांग्रेस का, वह एक सही दिशा में अपना काम कर रहा था, लेकिन बात कहानी 2014 में बदल जाती है। यह बिल्कुल 2014 हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संदीप जी आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, फ्रीज हो रही है। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए। मैं हाजी, यह जो फैसला आया है, इस फैसले पे मैं चाहूँगा जो आपकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या आपको लगता है कि इतने दिनों के बाद जो भगवा टेररिज्म को इस्टेब्लिश करने की जो साजिश चल रही थी उस साजिश को जो है आज विराम लग जाना चाहिए? इसके बाद से जो मुस्लिम स्कॉलर जो स्टूडियो में बैठ करके भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, या जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बात करते हैं, आज के बाद से उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो कोर्ट ने कह दिया कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई बात नहीं है। हाजी नाजी। मुकेश जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताएं। हाँ मुकेश जी, देखिए आतंकवाद, हाँ मुकेश जी, आतंकवाद का कोई ना धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई रंग होता है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो हर रंग में आतंकवाद ढूंढना चालू कर देते। भाई देखिए, हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि भगवा आतंकवाद होता है, ना हमने कभी ये कहा कि हिंदू भाई आतंकवादी होता, लेकिन हम लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है कि मुसलमान करता कोई और है, लेकिन भारत के मुसलमानों का पूर्व सबको आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाता है, सबको एक ही नजर से देखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब। कोर्ट ने खुद इस बात को कह दिया। और देखिए, मुंबई ब्लास्ट के अंदर जिस तरीके की घटना घटी थी, वहां पर देखिए 12 आरोपी बरी हो गए थे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जाके अपने कोर्ट के पास जाके अपना स्टे लिया है,
तो उसी तरीके से अब हम चाहते हैं कि भी महाराष्ट्र सरकार को वापसी अपनी उसी पुनरावृत्ति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ जी देखिए यहाँ पे ये मुंबई ब्लास्ट जो हुआ था ये भी गलत है, और यहाँ पर जो साध्वी प्रज्ञा जी हैं उनके बारे में जिस तरह की सभी कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है, उनको बरी कर दिया गया, तो उनके लेकर भी वहां पर कोर्ट में जाए। लेकिन हम ये कहते हैं मतलब आप कह रहे हैं कि अपील दाखिल करना चाहिए, मतलब एनआईए कोर्ट के आपके कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भी यही कहा कि ये जो फैसला है अपीलेबल है, यानी इसको अपील किया जा सकता है, तो सरकार इसमें अपील कर सकती है, सरकार को अपील करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ मुकेश जी, एक बात और मैं ये कहता हूँ कि 17 साल बाद ये बरी हुए हैं, तो भाई जो 6 मौतें जो हुई हैं और 100 से ज्यादा घायल हुए, तो ये बता दीजिए मुकेश जी ये क्या है? तो मैं ये तो सवाल मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, डिबेट की शुरुआत से ही पूछ रहा हूँ, डिबेट की शुरुआत से ही पूछ रहा हूँ कि ये जो घायल हुए 100 लोग और जो 6 लोग मारे गए, उसके दोषी को कांग्रेस क्यों बचाना चाहती थी, और क्यों बचा करके वो उसके बदले में भगवा आतंकवाद को सेट करना चाहती थी, इस नैरेटिव को सेट करना चाहती थी? उन आरोपियों, असल आरोपियों को बचाने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। और अभी जो संदीप जी ने कहा कि भगवा आतंकवाद को एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश थी, ये क्यों की गई थी, मैं अभी तो आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब कसाब पकड़ा गया था, जब मुंबई अटैक हुआ था, तो उसमें भी यही साबित करने की कोशिश की गई थी कि भगवा आतंकवाद है, जो मारे गए थे आते हैं। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये थ्योरी जो है और भी मजबूती के साथ इस्टेब्लिश कर दी जाती कि मारने वाले जो है वो हिंदू थे, और ये भगवा टेररिज्म का जो है एक उदाहरण इतिहास में बन के रखा जाता, और उसको शायद कोई झुठला भी नहीं पाता अमितोष। लेकिन वो तो था कि कसाब जो है जिंदा पकड़ लिया गया, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है साबित हुई। क्या लगता है कि ये नैरेटिव की लड़ाई है अमितोष? निसंदेह मुकेश जी, ये कानून की लड़ाई, सच की लड़ाई के साथ साथ सबसे ज्यादा एक नैरेटिव की लड़ाई भी बनी हुई थी। कानून अपना काम कर रहा था, प्रक्रिया हो रही थी, ट्रायल हो रहे थे, एविडेंस हो रहे थे। 2011 में एनआईए के पास एक केस शिफ्ट हुआ, उसके बाद में लगातार अपील हुई, बेल हुई और जजमेंट आके एक्विटल कर दिया, बाइज्जत बरी जिसे कहते हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता भी बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछता हूँ कि अगर सरकार पे इतनी ही टिप्पणी करती है और न्यायालय को सरकार के अधीन मानती है, तो पहले तो ये समझे कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स वेयर जुडिशरी होल्ड्स देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अनदर थिंग इज, जयपुर के अंदर में 13 मई 2008 को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उस बॉम्ब ब्लास्ट में निचली कोर्ट ने सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। सारे मुलजिम जो थे वो हाईकोर्ट में अपील जाते हैं अगेंस्ट कन्विक्शन, और हाईकोर्ट में वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। सरकार यहाँ थी कांग्रेस की। 45 दिन डेली हियरिंग पे हाईकोर्ट में केस चलता है, और सरकार का महाधिवक्ता डबल एजी जो उनके विरुद्ध पैरवी करना होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं होते। कौन दोषी है और कौन हिसाब देगा कि जयपुर ब्लास्ट में निर्दोष नहीं मरे थे। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, जिसकी मानसिकता सरकार की इसकी रहती ना मुकेश जी, मैं पढ़ देता हूँ, इनको पढ़ने में नहीं आएगा। कांग्रेस रिवॉर्ड्स टेरर, शागिर शाहिद खान प्रोमिसेस ₹1 करोड़ टू फैमिलीज ऑफ टेररिस्ट किल्ड बाय इंडियन फोर्सेस। ये वो शागिर खान था जिसको इंडियन फोर्सेस ने मुठभेड़ के अंदर में आतंकवादी को मारा, उसको 1 करोड़ रुपए देने कांग्रेस सरकार पहुंच जाती है। जब एक भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव गढ़ रहे थे मुकेश जी, तो आसिफ कासमी जो अक्यूज था समझौता ब्लास्ट में, वो अक्यूज एस्केप हो जाता है। बिलाल जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में अक्यूज था, वो बरी हो जाता है, वो भाग जाता है। 1984 में सिख के अगेंस्ट का जो दंगे हुए थे, उसके अंदर में कमलनाथ भी इन्वॉल्व थे, लेकिन 1999 में मनमोहन सिंह आरएसएस पे ब्लेम डाल देते हैं। और तो और देखिए एक और इनका भगवा आतंकवाद का 1999 में सीरियस बॉम्ब ब्लास्ट केस के अंदर में शरद पवार एक मिथिकल बॉम्ब प्लांट कर देते हैं मुस्लिम मेजोरिटी डोमिनेटेड एरिया में, और उनसे जब पूछा जाता है तो बोलते हैं हम तो हिंदू मुसलमान की यूनिटी करना चाह रहे थे। बाटला एनकाउंटर के 2 आतंकवादी जिनका नाम था शाजिद, जिनके 2 आतंकवादी थे, वो दोनों कहां से पाए जाते हैं? दोनों पाए जाते हैं मुजफ्फरनगर से। तब क्या होता है, समाजवादी पार्टी क्लेम करती है कि इनकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, एनकाउंटर की गलत मारे गए। भाई आज वो लोग जो लगातार आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने 2010 में 25 आतंकवादियों को छोड़ दिया, जो 14 आतंकवादियों से केस विड्रॉ कर लेते हैं, अगर वो भगवा को आतंकवाद नहीं समझेंगे मुकेश जी, तो और क्या समझेंगे? इसलिए पीड़ा इनकी ये है कि भगवा आतंकवाद आज नहीं है, पता चल गया देश को आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब। बिल्कुल तनु, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर आतंकवाद का मजहब होता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उस मजहब के कई लोग रहते हैं, और शायद इनकी पार्टी के नेताओं के बच्चे भी उनसे शादी कर लेते हैं, तो उनके मजहब पर ये क्या बोलेंगे ये भी बता दें। दूसरी बात ये है कि धर्म की आप लोग जो है ना हमेशा विषय से भटक जाती है। उस पर भी चर्चा करेंगे, और उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपके पास फिर शब्द नहीं होंगे, तर्क नहीं होंगे तनु जी। हम हर एक विषय को अलग करके करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बात आपने उठाई है उस बात पे हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अभी वो समय नहीं है। आज आपको भी खुश होना चाहिए। आज आपको भी जो है
प्रसन्न होकर के जो है सेलिब्रेट करना चाहिए कि आज साध्वी प्रज्ञा जो है बाइज्जत बरी हुई है। खुश हम तब होते जब उन आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी ढूंढ के सामने ला देती और तब ये कहती थी चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, वो भी आएंगे, आप ही के बीच से ढूंढ के लाएंगे। को गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, ये देश की जनता ने देखा है और उनको मैं बस एक काउंटर करना चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए। मैं बिल्कुल तनु जी के साथ हूँ। तनु जी, मैं आपके साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर में कल राज्यसभा से गृह मंत्री कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, जो तय हुआ। लेकिन एक चीज भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को शाबिर को पकड़ना चाहिए, जो इस मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में एलईटी ऑपरेटिव पाया गया था, जिसकी फैक्ट्री से आरडीएक्स मिला था, ना कि वो जिसमें एटीएस ने आरडीएस प्लान कर दिया गया था 2017 में। वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, आप बोली कि वो गलत प्लान था और निकला। पहला केस था मुकेश जी, जहां पे एटीएस ने प्लान करा और शाबिर छूट गया। क्यों छूटा? क्योंकि एनआईए उस समय कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट और एटीएस इनकी थी जो भगवा आतंकवाद को पॉइंट कर। बिल्कुल, अब शायद इसका जवाब नहीं होगा। चलिए हमारे साथ शशिकांत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी शशिकांत जी, ठीक, आऊंगा तनु, एक बार शशिकांत जी को सुनते हैं। जी जी चिंता मत कीजिए, सब पकड़े जाएंगे और आपके सामने खड़े होंगे वो, तब आप सामने आके क्या जवाब देती है तब हम देखेंगे। और आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे यहाँ दिवाली मनाई जा रही है बैंगलोर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में दिवाली है। मिठाई मैं आपके लिए भी लाया था, आप खुश होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम है, किंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री 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 अशोक चौहान जी का, जिन्होंने इस लड़ाई को पिछले 17 सालों से जिस मजबूती से लड़ा है, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। सत्य की जीत हुई है और ये जीत आप देख रही है। आप डर के बारे में मान नहीं रही है, अगर आप मान जाओगी तो जो आपकी जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ईमानदारी का तनु जी की राजनीतिक मजबूरी है, तनु जी मान नहीं सकती है, अंदर से तो जरूर मान नहीं होंगे, लेकिन चूंकि राजनीतिक मजबूरी है शायद इस वजह से ये मान नहीं पा रहे। जी तनु जी, हमारे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूँ। जी तनु जी बोलिए तनु जी। जो लोग ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि भगवा को कांग्रेस पार्टी बदनाम करने लगी है। कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी कोई भी किसी भी धर्म का हो सकता है। अरे आपने बाकायदा चार्जशीट में लिख करके आपने दिया है तनु जी, आपको अपने नेताओं के बारे में नहीं पता है। हमने ये नहीं कहा कि भगवा आप बाकायदा ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं तनु जी, कि आपके नेताओं ने, आपके गृह मंत्री ने बयान दिया, मैंने दिखाया भी अभी, सुशील कुमार सिंधे ने अभी हिंदू टेररिज्म की बात कही, मैंने अभी बयान भी दिखाया है। चिदम्बरम ने अपने इंटरव्यू में कहा है, दिग्विजय सिंह ने कहा है, कौन नहीं कहा, आपके राहुल गांधी जी ने कहा है। क्या की बात करती हैं आप? सभी के सभी आपके बड़े नेताओं ने कहा, लेकिन आपको शायद जो है वो बताने में शर्म आ रही है। भगवा से आतंकवाद को आप जोड़ रही है, हम लोग नहीं जोड़ते हैं। भगवा का रंग जो है वो हमारे गर्व का प्रतीक है। भगवा आतंक का रंग गहरा हरा है, हमको पता है। आतंक का जो रंग है, आतंक का रंग वो गहरा हरा है, वो सबको पता है, हम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें तनु जी। आतंक का जो रंग है वो सबको पता है, आतंक का रंग भगवा नहीं, आतंक का रंग जो है वो गहरा हरा है, आपको भी पता है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं। फिलहाल अभी हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए तनु जी आपका, संदीप मिश्रा जी आपका, शशिकांत शर्मा जी आपका, अमितोष पारीक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा